स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सूत्रम के हिंदी नीट सेक्शन में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की जो नीट की प्रिपरेशन है वो हम एक वेल गाइडेड तरीके से करेंगे और आपको सभी चैप्टर्स, सभी सेक्शन में सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को जो प्रॉपर बेस नहीं मिल पाता है उसकी पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से आपको करवाई जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मजा आएगा, आप सभी को सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नीट को एनसीईआरटी के बिहाफ पर हम कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी फोकस्ड रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हिंदी मीडियम से अगर एग्जामिनेशन को फिल करते हैं, पेपर का अपना जो फॉर्म है वो हिंदी मीडियम से फिल करते हैं, तो हमारे लिए एक प्रिविलेज रहता है। और वो प्रिविलेज रहता है कि हमारे पास जो पेपर है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में हमें मिलेगा। तो बायोलॉजी में आप फोकस करिएगा और हम हमेशा ये करते हैं कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी के थ्रू ले जाएं, तो आपको दोनों का बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कई बार हम एग्जामिनेशन के टाइम पर, पेपर के टाइम पर समझ नहीं पाते। तो आपको यहाँ बायलिंगुअल लैंग्वेज में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ में हम आए, तो आपको उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे। और आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जूलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की जब बात आती है तो हमारा जो टॉपिक एक्चुअली जो हमें पढ़ना है वो है जंतु ऊतक, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू जो टॉपिक है उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना चाहिए वो सबसे पहली चीज है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं नीट में तो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए या ना आए वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये टॉपिक हमें इसलिए अच्छे से समझ में आना जरूरी है क्योंकि जो एनिमल टिश्यू टॉपिक है वो आपको पूरी एनिमल फिजियोलॉजी, यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजी में जितने भी हमारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, या आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तंत्रिका तंत्र है, ये जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं कहां पर, एनिमल टिश्यू के ऊपर। यहाँ के कॉन्सेप्ट्स हम सीख के जाएंगे तो हम फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जिसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए पहले आपको एनिमल टिश्यू को कंप्लीटली समझना बहुत जरूरी है। 9th-10th लेवल पर हमने एनिमल टिश्यू को पढ़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो सकती है, या हो सकता है हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके बने और आप आगे फिजियोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आज के लिए ये टॉपिक में आप देख रहे हैं कि जो एनिमल टिश्यू की हम बात करेंगे, हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में, अलग अलग जगह पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के टिश्यूज हमारे पास होते हैं। जैसे मसल्स में हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, हमारी स्किन पे कनेक्टिव टिश्यू भी है और स्किन में आपका उपकला ऊतक भी है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वो हमारे शरीर में उपस्थित हैं और इनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनिमल टिश्यू से। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात है एनसीईआरटी के बिहाफ पर हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले, यानी कि परिभाषा क्या है ऊतक की। तो ऊतक की परिभाषा की जब बात आती है तो एनसीईआरटी में भी कुछ लाइंस है इंपॉर्टेंट। और सबसे पहली बात जो 9th-10th लेवल पर हम पढ़ के आए, तो 9th-10th लेवल पर हमने क्या पढ़ा? 9th-10th लेवल पर हम एक चीज पढ़ते हैं कि सेल और सेल, यानी कि कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये हम 9th-10th लेवल पर सीखते हैं, राइट। तो कोशिकाओं का समूह, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं 9th-10th में हम ये पढ़ते हैं कि कोशिकाओं का समूह जो है वो ऊतक बनाता है या ऊतक कहलाता है। तो यहां पर परिभाषा एनसीईआरटी ने क्या दी है उसको समझते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं, यानी कि कोई भी ऊतक की कोशिकाएं अगर हम देखें तो उन कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होता है।
ठीक है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती हैं वो ऊतक कहलाता है। ठीक है। अब इसमें हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जो ये समानता की बात हो रही है उसमें उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों चीजें समान होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। या तीनों में से कोई दो समान होनी चाहिए या तीनों ही समान होनी चाहिए, उत्पत्ति भी समान होनी चाहिए, संरचना भी समान होनी चाहिए और कार्य में भी समान होनी चाहिए, या तीनों चीजें समान होनी चाहिए, ये हमारे लिए एक सवाल है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझते हैं आगे। तो एक चीज समझ में आती है कि समान कोशिकाओं का समूह जिसके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है। कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। और उस स्थान में जो भी पदार्थ भरा उसे हम अंतर कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। और अंतरा कोशिकीय कहीं शब्द आता है तो उसे इंग्लिश में इंट्रा सेल्यूलर कहते हैं। और इंट्रा का मतलब होता है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। तो इंट्रा सेल्यूलर बात हो रही है तो कोशिका के अंदर बात हो रही है, उसे हम अंतरा कोशिकीय कहेंगे हिंदी में। और जब बात हो रही है अंतर कोशिकीय की तो अंतर कोशिकीय का मतलब है कोशिकाओं के मध्य यानी कोशिकाओं के बीच। इंटरसेल्यूलर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। तो अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनके मध्य में अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ एक विशिष्ट कार्य करता है। यानी ये कोशिकाएं जो भी समूह बना रही हैं ये एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, दो डेफिनेशन हमने समझ ली। लेकिन हमारे पास अभी कंफ्यूजन एक चीज का बाकी है कि भाई उत्पत्ति में समान होना चाहिए, संरचना में समान होना चाहिए, कार्य में समान होना चाहिए। और इस चीज को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। और वो उदाहरण क्या है आपका? वो उदाहरण है आपका ब्लड यानी कि रक्त। तो रक्त को अगर आप देखोगे तो ब्लड टिश्यू में क्या होता है? ब्लड टिश्यू में अगर हम देखते हैं तो ब्लड एक ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, ये भी हमें पता है, कनेक्टिव टिश्यू बोल दीजिए इंग्लिश में, राइट। तो रक्त एक ऊतक है जो कि एक संयोजी ऊतक है। ये हम आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम रक्त ऊतक को देखते हैं तो रक्त ऊतक को देखिए आप, तो रक्त ऊतक में आपके पास कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो रक्त ऊतक में आपके पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं जिन्हें हम आरबीसी सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरी आपके पास श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं, मतलब आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। और तीसरी आपकी बिंबाणु कोशिकाएं कह सकते हैं। हालांकि बिंबाणु जो है यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो ट्रू सेल्स नहीं होती हैं, पर फिर भी हमने एक रेफरेंस के लिए रख लिया। ठीक है, हम इन्हें लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिंबाणु जो है, प्लेटलेट्स जो है वो ट्रू सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू सेल्स उसकी हम बात करेंगे आगे, जब ब्लड पढ़ेंगे तब बताएंगे डिटेल में कि बिंबाणु प्लेटलेट जो है वो ट्रू सेल्स क्यों नहीं है। पर अभी हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये जो भी कोशिकाएं रक्त ऊतक के अंदर हैं, तो इस रक्त ऊतक में आरबीसी आ गई। अब इन्हें हमें क्या देखना है? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या देखना है हमें? फंक्शन यानी कि कार्य। और तीसरा हमें क्या देखना है? ओरिजिन यानी कि उसका उद्भव कहां से हुआ है, वो कोशिका बनती कहां से, किन कोशिकाओं से बनती है, किस जगह बनती है, उत्पत्ति कहां से हो रही। क्योंकि तीन ही पॉइंट लिखे हुए हैं कि उत्पत्ति में, कार्य में और संरचना में समान होना चाहिए। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये तो एक ऊतक का ही उदाहरण है, तो इससे समझ में आ जाएगा। तो लाल रुधिर कणिकाएं अगर हम देखते हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है? तस्तरी नुमा होती है, प्लेट लाइक होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं प्लेट अंदर से क्या होती है? गहरी, और अगर पीछे से देखोगे तो उभरी हुई है। तो इस तरह से आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं? उभयावतल या बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। आरबीसी का फंक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आरबीसी कोशिकाएं यानी लाल रुधिर कणिकाओं का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं का फंक्शन है कि वो आरबीसी जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन का क्या करती है? स्थानांतरण करा रही है, ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। ये तो बात पता ही है हमें, बेसिक सी बात है। तो भैया ऑक्सीजन जो है वो स्थानांतरित कराने का कार्य आरबीसी का है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का। ये कार्य भी इसका पता लग गया। तीसरी बात, आरबीसी बनती कहां से है? तो आरबीसी बनती है हमारे बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा में जो स्टेम सेल्स होती है उनसे हमारी आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। अगली कोशिकाएं देख लेते हैं। अगली कोशिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो अमीवीय होती है, यानी कि उसका कोई शेप निर्धारित नहीं है, उसका आसन, उसकी संरचना जो है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि वो अपनी संरचना को बदलती रहती है अमीबा की तरह, इसलिए अमीवीय कह दिया है। तो ये अपनी संरचना को बदल क्यों रही है? तो इसका कार्य ही इस प्रकार का है कि उसको अपनी संरचना बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या करती है? भक्षी कोशिकाएं हैं
जो कि क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, रोगाणुओं को भक्षण करने का कार्य करती है, रोगाणुओं को भक्षण करके उनको खाने का कार्य करती है और उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो उन्हें खाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी संरचना को परिवर्तित करना पड़ता है। अब आती है बात उसका उद्भव कहां से हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का भी। तो डब्ल्यूबीसी का उद्भव भी कहां से हो रहा है जी, अस्थि मज्जा से हो रहा है, यानी कि अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स, जो मैंने बोला स्टेम सेल से ही क्या होता है आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि स्वायत्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है। तीसरी कोशिका जो हम ले रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि ये सत्य कोशिकाएं नहीं है, क्योंकि ये कोशिकाओं के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स कह दीजिए आप इंग्लिश में। तो बिंबाणु या प्लेटलेट्स अमीवीय होते हैं, इनकी भी आकृति, इनकी जो संरचना है वो निर्धारित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोशिकाओं के टुकड़े फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब आता है रक्त, इसका कार्य क्या है। तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेंगू के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। डेंगू की बीमारी में क्या कहा जाता है कि उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई साहब, यानी कि उनकी बिंबाणु की जो संख्या है रक्त में वो कम हो गई। अब प्लेटलेट्स कम हो गई, तो प्लेटलेट्स कम हो गई आपकी, तो क्या हो रहा है, आपका ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाएगा। जब भी कभी ऊतक क्षतिग्रस्त होगा, तब जब रक्त स्कंदन होता है वो रक्त स्कंदन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रक्त स्कंदन के लिए जो कारक है, जो प्रोटीन है, वो बिंबाणु कोशिकाओं में बनते हैं। तो इसलिए रक्त स्कंदन के लिए ये आवश्यक है, इसका कार्य हो गया रक्त का स्कंदन। लेकिन बिंबाणु भी किन कोशिकाओं के टुकड़े हैं, वो कोशिकाएं जो अस्थि मज्जा में बनती हैं, यानी कि बोन मैरो में बनती है। तो अब आपके सामने ये जो चार्ट है, चार्ट में अगर आप देख रहे हो, तो इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है इन तीनों कोशिकाओं की, वो अलग अलग है। बिंबाणु की भी संरचना देख लीजिए, ये इस तरह से आपको जाइंट सेल जैसी दिखाई देती है, राइट। और इस कोशिका में या इन तीनों कोशिकाओं में संरचना में समानता नहीं है। फंक्शंस भी देखोगे तो कार्य भी क्या है, अलग अलग है। आप इनका उद्भव देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, उद्भव दिख रहा है कि उद्भव तीनों कोशिकाओं का क्या है, समान है। तो इस रक्त ऊतक के उदाहरण से हमें एक चीज समझ में आई है कि जो भी ऊतक होगा उसमें जो भी कोशिकाएं होंगी, उनकी उत्पत्ति सदैव समान होनी चाहिए। कार्य और संरचना समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये रक्त का उदाहरण है। ये सिर्फ अभी हम ब्लड का एग्जांपल ले रहे हैं, आप उपकला ऊतक का उदाहरण लेंगे आगे तो उसमें समान प्रकार की कोशिकाएं भी मिलेंगी, उनकी संरचना भी समान होगी, कार्य भी समान होगा और उत्पत्ति भी समान होगी। लेकिन सभी ऊतकों पर ऐसा नहीं है, तो हमें इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देनी पड़ेगी। और वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऊतक कोशिकाएं संरचना और कार्य में भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन उत्पत्ति में सदैव क्या होती है, समान होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो डेफिनेशन कुल मिला के ये हो गई कि ऊतक का निर्माण उन कोशिकाओं से होगा जिनकी उत्पत्ति समान है, कार्य और संरचना समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए था। बढ़ते हैं, तो अब आती है बात कि अगर हम एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ की बात करें तो एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसने अंग के बारे में बताया, फिर अंग तंत्रों के बारे में बताया। तो इस तरह से अगर हम समझे तो अंग क्या है। अब देखिए, आपने ऊतक बना लिया, ऊतक किससे बना, कोशिकाओं के समूह से, जिन कोशिकाओं की संरचना, कार्य और उत्पत्ति समान है, जिसमें उत्पत्ति सदैव समान होगी, कार्य और संरचना पर अलग अलग भी हो सकती है, कुछ ऊतकों में समान भी हो सकती है। अब अंग की बात करें तो अंग में क्या होगा, अंग एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप में संगठित होकर, ऊतक क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अंगों का निर्माण किससे हो रहा है, ऊतकों से हो रहा है। ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है, ये हमने 9th 10th में पढ़ लिया। तो ऊतक एक विशेष अनुपात में, क्योंकि देखिए आप कोई भी अंग उठा लीजिए, आप आमाशय का एग्जांपल ले लीजिए, आप आंत्र का उदाहरण ले लीजिए, आप टंग का उदाहरण, एक जीभ का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी एक अंग का अगर हम उदाहरण लेंगे बेटा, तो उस उदाहरण को अगर आप समझने जाओगे तो उसमें ऊतकों की जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमारे सभी अंगों में ऊतकों की मात्रा समान है, अलग अलग है। तो ऊतक एक विशेष अनुपात में एवं प्रतिरूप में संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। किसी अंग में हो सकता है पेशी ऊतक ज्यादा है, किसी अंग में संयोजी ऊतक की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो अलग अलग ऊतकों का अलग अलग अनुपात और प्रतिरूप मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। फिर अंग तंत्र कैसे बनेगा, तो अंग तंत्र किससे बनते हैं, अंगों के मिलने से, संगठित होने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आप पाचन तंत्र ही ले लीजिए, तो पाचन तंत्र में आपके पास बहुत सारे अंग कार्य कर रहे हैं। आपका पाचन तंत्र मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है,
उसके बाद में उसमें मुख गुहा में ही अगर हम देखें बकल कैविटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें ही छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जाओगे तो आपकी जो है पूरी आहार नाल को अगर देखें विस्तृत रूप से तो आपका ग्रसिका हो गई जिससे आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, और फिर वो ट्यूब खुलती है जाके कहा आमाशय में, तो आमाशय एक अंग हो गया। फिर आंत्र है, तो आंत्र में दो प्रकार हो गए, छोटी आंत्र बड़ी आंत्र, वो भी अंग हो गए। लीवर भी पाचन में सहायता कर रहा है, तो लीवर एक सहायक ग्रंथि के रूप में पाचन में सहायक है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर क्या कर रहे हैं, पाचन को संपन्न करा रहे हैं, एक कार्य को संपन्न करा रहे हैं और अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है श्रम विभाजन के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर। आप घर में कार्य कर रहे हैं, आप घर में रहते हैं, तो घर में क्या होता है, काम का बंटवारा होता है। भैया पिताजी ने कह दिया, बोले आज ये काम होना है, कोई भी एक काम है, तो वो काम होने के लिए क्या होगा, आपसे छोटे वाले को बोल दिया, बोले कि साहब आपको ये काम करना है, आपको बोल दिया ये काम करना है, आपसे बड़े वाले भाई को बोल दिया ये काम करना है। तो इस प्रकार से वो एक ही कार्य को विभाजित करके संपन्न कराना चाह रहे हैं, ताकि श्रम विभाजन हो जाए, कार्य आसानी से हो जाए, सभी को क्या मिल जाए, कार्य करने का मौका भी मिल जाए, और सभी की मेहनत जो है ना वो एक इंसान के ऊपर लोड नहीं आएगा, मान के एक के ऊपर पूरा श्रम नहीं पड़ेगा। तो समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, कोशिका ऊतक अंग अंग तंत्र में श्रम विभाजन द्वारा संपन्न होती हैं। कोशिकाएं अपना कार्य कर रही हैं, फिर कोशिकाएं जो है मिलकर ऊतक का निर्माण कर रही हैं, ऊतक अपना कार्य कर रहे हैं, अंग कार्य कर रहे हैं, और अंग तंत्र उससे बढ़कर एक मुख्य क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? आप आमाशय का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें समस्त कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं एचसीएल बना रही हैं, कुछ कोशिकाएं एंजाइम्स बना रही हैं पाचन के लिए, तो कोशिकाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं, फिर वो संगठित होकर ऊतक एक पर्टिकुलर उस कार्य को क्या कर रहे हैं, मिलकर संपन्न कर रहे हैं अलग अलग कोशिकाओं के कार्यों द्वारा। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन की बात एनसीईआरटी ने की है। अब आती बात ऊतकों के प्रकारों, यानी कि अगर हम एपिथेलियल टाइप्स ऑफ टिश्यू पे जाएं तो उसमें सबसे पहला टाइप तो एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका उपकला ऊतक। अब आप उपकला ऊतक को देखें तो उसका जो इंग्लिश में वर्ड है, उसका जो इंग्लिश है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, और देखिए बायोलॉजी में जितने भी शब्द हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अब ग्रीक भाषा साहब ली गई, तो ग्रीक भाषा को अगर हम इसको तोड़ें तो पहले इंग्लिश में समझ लें, फिर हिंदी में समझ में आ जाए। एपिथीलिया शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, एपी और थीलिया। तो एपी और थीलिया दो शब्दों से मिलकर ये बनता है। एपी का मतलब क्या है, ऊपर, और थेलियो शब्द का मतलब होता है वृद्धि करना, टू ग्रो इंग्लिश में। तो ऐसा ऊतक जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है, दूसरे ऊतक पर वृद्धि करके क्या करता है, अपने आप को डेवलप कराता है, अपनी उत्पत्ति कराता है, ऐसे ऊतक को हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। इनका कार्य क्या है, अगर मुख्य रूप से देखें तो उपकला ऊतक जहां भी हमारे शरीर में मिलेंगे, चाहे वो शरीर के आवरण बना रहे हैं या आंतरिक आवरण बना रहे हैं, ठीक है, आवरण भी बनाते हैं, तो रक्षात्मक आवरण बनाने वाला जो ऊतक है वो मेनली आपका कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक। ये जो उपकला ऊतक है, वो उपकला ऊतक का जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक टाइप है, मानी एक प्रकार है उपकला ऊतक का। अब इसमें और भी प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। अगला जो टाइप है वो है आपका संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि संयोजन का मतलब क्या है, आपके पास में दो लकड़ियां हैं, अब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको इन दो लकड़ियों को आपस में जोड़ना है। आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आपके पास ना ग्लू है ना फेविकॉल है, कोई ऐसे बोले, मैं पूछता बोले कि बेटा इनको बताओ, इनको जोड़ना, तो बोले साहब फेविक्विक लगा देंगे, इनको बोले फेविकॉल लगा देंगे, जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपके पास कुछ भी नहीं है, बेसिक अप्रोच क्या होगी, आप इनको क्या करेंगे, तो हम इन्हें क्या करेंगे, बांध देंगे। ठीक है, आपके पास धागा है तो आप क्या करोगे, इन्हें बांधने का कार्य करोगे। तो संयोजन का मतलब है जोड़ना, और संयोजी ऊतक का कार्य भी है क्या करना, आपने इनको अगर जोड़ दिया, तो जैसे मान लीजिए आपने धागे से जोड़ा है, तो धागा इन्हें क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, और जोड़कर इसे एक संरचना प्रदान कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए एक सहारा प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि संरचनाओं को जोड़ने का कार्य, शरीर को आलंबन देना, सहारा प्रदान करने का कार्य,
और शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य। देखिए आपके सामने अभी हमने रक्त की बात की थी, तो रक्त ऊतक का कार्य क्या है? रक्त शरीर में परिवहन का ही कार्य करता है, विभिन्न पदार्थों का परिवहन कराता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, यूरिया आपके शरीर में बनता है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, किडनी के पास ले जाता है, फिल्टर कराने का कार्य करता है वृक्कों के पास जाके। तो रक्त ऊतक क्या कर रहा है? रक्त हो या लसिका ऊतक हो, दोनों ही क्या है? वो भी संयोजी ऊतक है। तो दोनों संयोजी ऊतक हैं, पर वो पदार्थों के परिवहन में कार्य कर रहे हैं। तो मैंने ये धागे की बात क्यों की थी? क्योंकि संयोजी ऊतक में जो मुख्य प्रकार हैं उन सभी में फाइबर्स की ही बात होती है, तंतुओं की ही बात होती है, वो आपको समझना जरूरी है। परंतु रक्त और लसिका में फाइबर्स यानी तंतु नहीं पाए जाते। ठीक है, वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी और बात करते हैं अगला टिश्यू के। जो अगला प्रकार है हमारा वो क्या है? पेशीय ऊतक है। पेशियों का कार्य क्या है? देखिए पेशियों में होता है संकुचन और शिथिलन का जो कार्य है वो पेशियां करती हैं, और इसी संकुचन और शिथिलन के कारण पेशियों के क्या संभव हो पा रहा है? हमारी गति संभव हो पा रही है। मैं बोल रहा हूं जिसमें मेरी जीभ जो है वो बोलने में मदद करती है, ये तो मुझे बचपन से सुन लिया। आप ये हाथ चला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट में ये जो हाथ जो गति कर रहा है, इस गति के लिए आपकी ये पेशियां कार्य कर रही है। ये दोनों पेशियां यहां पर होती हैं जिन्हें हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कहते हैं। ये दोनों पेशियां क्या कर रही हैं? दोनों पेशियां संकुचन और शिथिलन करके मुझे इस हाथ को गति कराने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। तो पेशी ऊतक का जो कार्य होता है बेटा वो क्या है? संकुचन व शिथिलन करके गमन में, गति करने में सहायता प्रदान करना। अब गति और गमन में डिफरेंस है। गति तो आपके शरीर में बहुत सारे अंगों में इंटरनली भी हो रही है, पाचन हो रहा है, तो आपके पाचन तंत्र के अंग जो भी हैं, जैसे आमाशय है, आपका आंत्र है, उनमें भी गति हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। पढ़ा है? पेरिस्टाल्सिस पढ़ा होगा, इंग्लिश में हो सकता है, तो वो भी गति है। आप बोल रहे हैं, टंग मूवमेंट कर रही है, टंग गति कर रही है, जीभ गति कर रही है, इसमें भी क्या हो रहा है साहब? ये एक प्रकार की गति है। परंतु पेशियों के कारण ही गमन में भी क्या कर रही? सहायता प्रदान कर रही। तो गमन कैसे होगा? जब आप स्थान परिवर्तित कर लें, जब किसी भी संरचना का स्थान परिवर्तित हो रहा है, आपका स्थान परिवर्तित हो रहा है, तो आप चल रहे हैं, तो आपके जो पश्चपाद हैं यानी कि जो आपके हिंड लिम्फ हैं, उनकी जो पेशियां हैं वो चलने में आपको क्या कर रही? मदद कर रही है, गमन में वो सहायता प्रदान कर रही है। तो ये पेशी ऊतक का कार्य हो गया। अगला ऊतक हमारा आ गया नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? अब तंत्रिका ऊतक को आप इस तरह से समझिए कि ये हमारे शरीर में फैले हुए क्या है? वायर हैं, तार, जो बिजली के तार जैसे आपके घर में। तो आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है। स्विच ऑन करने से आपने जो बल्ब है, जो उपकरण है, उसके पास क्या भेजा है? एक संदेश भेज दिया कि उसको क्या करना है? उसको प्रज्वलित होना है, और उसके लिए करंट उस वायर में, उस तार में दौड़ गया। तो इसी प्रकार से आपके मस्तिष्क से, आपके तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रकार से तंत्रिका ऊतक क्या कर रहा है? तंत्रिकाएं जो है इकट्ठी होकर एक वायर के समान, एक तार के समान क्या हो रही है? फैली हुई है पूरे शरीर में, और वो अलग अलग अंगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही है, उनको नियंत्रित कर रही है, और उनमें आवेगों का संचरण हो रहा है, संवहन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं अपने हाथ चला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, मैं ज्ञान जो मेरे पास है वो आपको दे रहा हूं। तो इसके लिए मुझे इस पूरे कार्य को नियंत्रित करने के लिए मेरे तंत्रिका तंत्र की सहायता आवश्यक है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया जी? ऊतकों के बेसिक टाइप हमने बात कर ली। 4 बेसिक टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ये तो 4 प्रकार हो गए ऊतकों के। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो ये भी जान लेते हैं। क्या हमने ऊतक की बात करी, तो ऊतक एक अपने आप में शब्द है यानी कि टिश्यू। तो शब्द टिश्यू जो दिया गया वो किसने बताया था? कौन साइंटिस्ट था? किसने रिसर्च करी है? किसने बात करी है? ये जानना जरूरी है। तो ऊतक शब्द सबसे पहले बाइकट नाम के जो एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक है, बाइकट, BICHAT, इन्होंने क्या किया? ऊतक शब्द को प्रतिपादित किया। ये साहब जो दाढ़ी वाले, जो लंबे लंबे बाल हैं, ये भाई साहब हैं जिनका नाम है बाइकट। अब आप आगे बढ़ोगे तो बाइकट के बाद में अगर हम बात करें तो ऊतक अध्ययन की शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टो शब्द का मतलब है ऊतक, और लॉजी शब्द का मतलब है विज्ञान, यानी कि हम
जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ऊतक अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द बाइकेट ने नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ टिश्यू शब्द दिया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? वो मेयर साहब थे। मेयर ने क्या किया? हिस्टोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया। उसने हिस्टोलॉजी शब्द का क्या किया? प्रतिपादन किया। उसके बाद आता है कि बाइकेट को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है, लेकिन मेयर को नहीं कहा जाता। मेयर ने सिर्फ वर्ड दिया हिस्टोलॉजी, लेकिन ऊतकों के संबंध में जो सबसे पहले बात करना स्टार्ट करी, जिसने ऊतक शब्द प्रतिपादित किया, ऊतकों के बारे में बताया, तो वो कौन था? बाइकेट ही था। तो बाइकेट को क्या कहते थे? हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब आती है कि हम ऊतकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब विस्तृत अध्ययन कैसे करोगे? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करेंगे। तो ऊतकों का विस्तृत अध्ययन आप सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी में पढ़ते हैं। मतलब हम ऊतकों की संरचना देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, उनमें उपस्थित कोशिकाएं देख रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में। तो वो जो अध्ययन है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी उसे कहा जाता है। ऊतकों का विस्तृत अध्ययन जब आप करते हैं, और इसे बताने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी, यानी कि ऊतकों पर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो अध्ययन प्रारंभ किया सबसे पहले, वो मार्सेलो मालपिगी जी हैं, और वो इसीलिए सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी का उनको जनक कहा जाता है। तो ये 5-6 लाइनें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। हो सकता है ये हमारे लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए इनको भी ध्यान रख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइकेट ने ऊतक शब्द दिया, मेयर ने हिस्टोलॉजी के बारे में बताया, ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं तो हिस्टोलॉजी हो गई साहब, ठीक है? और जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप अध्ययन करोगे, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करोगे, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी बताती है, और वो बताया मार्सेलो मालपिगी ने। अब इनके नाम आगे भी पढ़ने हैं आपको, मालपिगी का नाम भी आगे आएगा। मेलपिजियन सेल्स की बात होती है, मेलपिजियन कणिकाओं की बात होती है, ठीक है? तो बहुत सारी जगह पे ये काम कर रहा है क्योंकि इसने औतकी पर अध्ययन किया है, जैसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है? अब आती है बात, डिटेल में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ चैप्टर शुरुआत हुआ है, ठीक है? तो अब डिटेल में बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, तो सबसे पहला ऊतक हमारा जो है वो है उपकला ऊतक। एपिथेलियल शब्द मैंने पहले ही बता दिया आपको। एपी का मतलब होता है अपॉन यानी कि ऊपर, और थैलियो का मतलब होता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो वह ऊतक जो किसी दूसरे अन्य ऊतक पर वृद्धि करता है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है पर बड़े इंपॉर्टेंट है। हम अगर बात करें तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सबसे पहले तो जाइगोट बनता है, जाइगोट विभाजन करता है, उससे कुछ कोशिकाएं बनती हैं और उनसे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में जो कोशिकाएं बनी हैं वे कोशिकाएं संगठित होना प्रारंभ करेंगी, और संगठित होकर क्या बनाएंगी? ऊतकों का निर्माण करना प्रारंभ करेंगी। तो सबसे पहला जो ऊतक भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होता है, वो पहला ऊतक भी एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक ही है। और एक बात आपने देखा है कि हमें कभी कहीं पे कट लग जाता है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव कुछ दिनों में भर जाता है, पहले रक्त स्कंदन होता है, रक्त स्कंदन होने के बाद में वो ऊतक धीरे धीरे वहां पर क्या होता है? डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर आप त्वचा की बात करें, चलिए सवाल आ गया, ये तो बहुत बढ़िया था। त्वचा क्या लगता है आपको? त्वचा एक ऊतक है या त्वचा एक अंग है? तो बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि त्वचा एक ऊतक है, परंतु त्वचा यानी कि स्किन अपने आप में पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि स्किन में सिर्फ एक ऊतक नहीं पाया जाता, स्किन में बहुत सारे ऊतक हैं। स्किन में उपकला ऊतक की कवरिंग है, सिर्फ आवरण बना रहा है त्वचा का उपकला ऊतक, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी है यानी कि संयोजी ऊतक भी पाया जाता है, तब जाके त्वचा में और भी ऊतक है। तो त्वचा में कई सारे ऊतक उपस्थित हैं। तो त्वचा एक क्या हो गया? जब ऊतक, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिल रहे हैं तो क्या बना लेंगे? अंग। तो त्वचा क्या हो गया? त्वचा क्या है? एक अंग है। और त्वचा पूरे शरीर पर है, पूरे शरीर के आवरण पर त्वचा है, आंतरिक अंगों पर भी त्वचा है। तो उसलिए क्या हो गया? स्किन क्या है? स्किन सबसे बड़ा अंग कहा जाता है हमारे शरीर का। तो अब कहां थे अपन? जहां बात कर रहे थे वहां पर चले। तो केवल ये एक ऐसा टिश्यू है, जैसे मैंने कहा कि त्वचा में कट लगा तो सबसे ऊपरी परत आपके उपकला ऊतक की है, गहरा घाव है तो नीचे संयोजी ऊतक भी डैमेज होगा, क्षतिग्रस्त होगा, हो सकता है जो पेशियां होंगी वो भी क्षतिग्रस्त हो जाए वहां पे। तो अब इन सभी ऊतकों को भरने में क्या लगेगा? समय लगेगा। लेकिन सबसे कम समय में जो ऊतक पुनरुद्भवन की क्षमता रखता है वो ऊतक कौन सा है? वो ऊतक भी एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक है। तो घाव जल्दी भर तो जाता है, पर घाव में आप अगर दबा के देखोगे तो अंदर क्या हो रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है,
क्यों? क्योंकि अभी नीचे के जो ऊतक हैं त्वचा में वो अभी भरे नहीं हैं, उनको भरने में समय लगेगा। लेकिन सबसे पहले कौन उत्पन्न हो सकता है? तो वो है उपकला ऊतक, जिसमें पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। तो अब आप पूछोगे कि सर फिर ऐसा ऊतक कौन सा है जिसमें सबसे कम क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की? तो पुनरुद्भवन की सबसे कम क्षमता बेटा तंत्रिका ऊतक में पाई जाती है। अगर तंत्रिका ऊतक एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए, कहते हैं ना कि अगर मान लो ये उंगली यहां से पूरी तरह से कट जाए तो इसे जोड़ना संभव है, लेकिन ये कार्य करेगी ये जरूरी नहीं है। कार्य करेगी मतलब ये अब हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करेगी, ये गति करेगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तंत्रिका ऊतक इसमें वापस से उत्पन्न हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक पुनरुद्भवन कर लेगा, ये संभव नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि तंत्रिका ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। उसका एक कारण है, वो हम तंत्रिका ऊतक जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, चलेगा भैया? ठीक है, तो अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। एपिथेलियल टिश्यू है उपकला ऊतक एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं सदैव एक नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। एक नियमित स्तर पे कोशिकाएं क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी ऊतकों में कोशिकाएं नियमित नहीं होती। तो बाकी ऊतकों में हम देखें तो जैसे संयोजी ऊतक को ही देख लोगे तो संयोजी ऊतक में विभिन्न कोशिकाएं हैं, परंतु विभिन्न कोशिकाएं क्या है जो कोशिकाओं के बीच में जो क्या है ऊतक द्रव्य है उसमें फैली हुई है। ठीक है, तो कोशिकाएं नियमित रूप से व्यवस्थित किसमें मिलती है? उपकला ऊतक में मिलती हैं। ठीक है, तो उपकला ऊतक एकमात्र ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिकाएं सदैव एक नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, एक अरेंजमेंट में बनी रहती है। जैसे मैंने पीछे डायग्राम दिखाया था तो आपने देखा होगा, उस डायग्राम में आपने देखा कि कोशिकाएं जो थी वो एक नियमित रूप से क्या है? व्यवस्थित है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आता है, वो मैं आपका दूर करूंगा अभी आगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो समझते हैं। तो देखिए ये आपके सामने वापस से एक एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम आ गया। अब इस एपिथेलियल टिश्यू को अगर आप देख रहे हो तो इस एपिथेलियल टिश्यू में आप देखोगे कि कोशिकाएं एक नियमित स्तर पर क्या है? व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से सटकर जुड़ी हुई भी हैं। ठीक है, इसकी बात भी हम उपकला ऊतक नहीं कर रहे। ये उपकला ऊतक की विशेषता है कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं आपस में परस्पर सटकर जुड़ी हुई हैं। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। दिख रहा है आपको इस ऊतक में, देख लीजिए इस ऊतक में आपको जो कोशिकाएं दिख रही है इनके बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान है वो नगण्य है, यानी ना के बराबर है, सटकर जुड़ी है, पास पास जुड़ी। ठीक है, इस उपकला ऊतक की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है जिनके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए हमने कहा कि एक ऐसा ऊतक है जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि करता है। तो नीचे सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर में आप क्या देख रहे हो? संयोजी ऊतक आपको दिख रहा है। संयोजी ऊतक के ऊपर एक ब्लू लाइन सी दिख रही है आपको। ये जो लाइन है, ये जो स्तर है, ये क्या है? इसे हम आधार कला कहते हैं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आधार कला की बात कर ली। संयोजी ऊतक के ऊपर क्या है? आधार कला, और आधार कला पर क्या व्यवस्थित होता है? उपकला ऊतक की कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। तो वो उपकला कोशिकाएं आपको दिख रही है। उपकला कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है, वो भी आपको दिख रहा है। तो ये आपके सामने एक बेसिक डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट किया ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि उपकला ऊतक किस प्रकार से है, किस प्रकार से दिख रहे हैं। और बाकी की बातें अभी उपकला ऊतक खत्म नहीं हुआ, अभी आगे करनी है। मैं अभी एक और डायग्राम आ गया जिसमें हम बात कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कोशिकाएं आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोशिकाएं देख रहे हो तो ये जो उपकला ऊतक का सबसे जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए इस सरफेस पर क्या होता है, जो आपका बाहरी सरफेस है, जो बाहर की ओर रहता है, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस जो है आपका, ये सरफेस को हम कहते हैं स्वतंत्र सतह। स्वतंत्र सतह कहते हैं, यानी कि फ्री सरफेस है। तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि उपकला ऊतक क्या करता है? आवरण बनाता है, आस्तरण बनाता है। तो जिस तरफ भी वो बाहर के एनवायरनमेंट में रहेगा, यानी कि बाहरी पदार्थों के संपर्क में रहेगा, बाहरी जो मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड के संपर्क में रहेगा, बाहरी दुनिया के संपर्क में रहेगा, यानी कि बाहरी पदार्थों के संपर्क में रहेगा, तो उस सतह को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र सतह कहेंगे या फ्री सरफेस कहेंगे। तो ये इसकी क्या हो गई? ऊपर वाली जो सतह है वो फ्री सरफेस है। लेकिन आप इसके बीच में क्या कोई स्थान देख पा रहे हैं?
नहीं देख रहे, तो ना के बराबर यानी कि नेग्लिजिबल स्पेस है। अगर ये बीच में स्थान होता तो आपको मैं यहां से, मेरा हाथ यहां से आपको दिख जाता, तो ना के बराबर नगण्य स्पेस, नगण्य स्थान इनके बीच में पाया जाता है। ये किसके ऊपर टिके हुए हैं? तो आधारीय झिल्ली के ऊपर टिके हुए हैं, और आधारीय झिल्ली के नीचे क्या है? संयोजी ऊतक है। बात समझ में आ रही? संयोजी ऊतक में तंत्रिकाएं भी हैं, संयोजी ऊतक में ब्लड वेसल्स भी हैं, रक्त वाहिकाएं भी हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अभी खत्म नहीं हुई बात भाई, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, मैंने आपको पीछे ही समझा दिया। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, ये बात भी हम कर चुके हैं, या अनुपस्थित होती है, ये भी कह सकते हो। अब आती उपकला ऊतक में एक मुक्त स्तर है, यानी कि स्वतंत्र सतह है, जो एक ओर तो देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में, यानी कि बॉडी फ्लूइड के संपर्क में रहेगा, या तो, या फिर दूसरी तरफ क्या रहेगा? दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहर वातावरण के संपर्क में ये रहेगा, वो स्वतंत्र सतह रहती है। ठीक है, और दूसरी तरफ वो देह तरल के संपर्क में रहता है। इस प्रकार देह का आवरण या आस्तरण का निर्माण कौन कर रहा है? उपकला ऊतक करता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, तो उपकला ऊतक के बारे में और बात करें तो इसकी कोशिकाएं न्यूनतम अंतर कोशिकीय स्थान के साथ एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ घरों में फर्श पर टाइल्स लगे होते हैं, उनके बीच में ना के बराबर स्थान रखा जाता है, फिर उनके बीच में वो सीमेंट भर देते हैं ना, देखा? तो वो जो कोशिकाएं हैं वो आपस में परस्पर सटकर जुड़ी होती हैं, और इसी कारण से ये जो मैंने बोला ना टाइल्स पर फर्श के समान, तो इसी कारण से उपकला ऊतक को कुछ जो है और नाम भी दिए गए, लेकिन वो इनके प्रकारों में हम बात करें। तो वे इतनी बारीकी से जुड़ी हुई हैं ये कोशिकाएं, आपने पीछे वाले डायग्राम में भी देखा कि उनके बीच में बारीक रक्त केशिका या लसिका केशिका, केशिका की बात कर रहा हूं मैं, वाहिका या वाहिनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पतली से पतली रक्त केशिका और लसिका केशिका भी उनमें प्रवेश नहीं कर सकती। अरे बट अब तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि अभी हमने कहा कि उपकला ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब कोशिका को पुनरुद्भवन करना है साहब, तो उसको तो ऊर्जा चाहिए, उसको पोषण चाहिए, और पोषण ऊर्जा रक्त के माध्यम से या लसिका के माध्यम से ही मिल सकती है। पोषक पदार्थ या जो ऊर्जा है, ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बनेगा कैसे भाई? तो लसिका केशिकाएं भी नहीं जा रही, रक्त केशिकाएं भी नहीं जा रही, तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज से कनेक्ट करो। उपकला ऊतक वह ऊतक है जो किसी दूसरे ऊतक पर वृद्धि कर रहा है, और उस ऊतक में लसिका वाहिनी, लसिका केशिकाएं, रक्त केशिकाएं उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपकला ऊतक जिस ऊतक पर वृद्धि करता है उसी पर अपने पोषण और ऊर्जा के लिए निर्भर भी करता है। समझ वाली बात? लेकिन कैसे मिलेगी उसको ऊर्जा, कैसे आएगी उसके पास, तो इसको समझना है। तो उसके लिए मैंने बताया बीच में आधार कला है साहब, सारा मामला वहीं छुपा हुआ। ठीक है, तो कोशिकाएं अंतरा कोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती हैं। जो भी अंतरा कोशिकीय आधात्री है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है? अंतर कोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी होती है। ठीक है, ऊतक को रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और कोशिकाएं भेद नहीं सकती, क्योंकि वो परस्पर सटकर जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नीचे से जो भी आपका संयोजी ऊतक है वहां से तंत्रिकाएं या लसिकाएं जो है, लसिका वाहिनियां जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊतक में रक्त संचरण क्या है? अनुपस्थित होता है। ऊतक में रक्त संचरण अनुपस्थित होता है। कौन से ऊतक में? उपकला ऊतक में। सभी ऊतकों में मत समझना, अभी उपकला ऊतक की बात चल रही है। तो उपकला ऊतक में रक्त संचरण अनुपस्थित है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं के मध्य अवकाश ही नहीं है, नगण्य है, ना के बराबर है। रक्त केशिकाएं जा नहीं, रक्त वाहिकाएं जा नहीं, लसिका वाहिनी नहीं जाती, ना ही लसिका केशिकाएं जा सकती। तो सवाल वही है कि इनको पोषण कैसे मिलेगा, इनको ऊर्जा कैसे मिलेगी, इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ये वृद्धि कैसे कर सकती है, और ये तो पुनरुद्भवन की सबसे क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करें। आगे की बात क्या है कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं आधार कला झिल्ली पर टिकी हुई है, और आधार कला झिल्ली किसके ऊपर है? संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं आधार कला झिल्ली के माध्यम से संयोजी ऊतक से पोषण लेती हैं। तो आधार कला झिल्ली बीच में मीडिएटर का काम कर रही था, इसके माध्यम से संयोजी ऊतक से पोषण ले रही है। तो व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? आधार कला है क्या साहब? ये कैसे बन रही है?
तो आधार कला दोनों ऊतकों के मध्य बना हुआ स्तर है और ये अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिकाएं नहीं है। ये दोनों ऊतकों के स्रावण के द्वारा बनता है। नोट कर लेना ये पॉइंट बता, दोनों ऊतकों के स्रावण के द्वारा बनता है। मतलब आधार कला का निर्माण संयोजी ऊतक की कोशिकाएं भी कर रही है और उपकला ऊतक की कोशिकाएं भी कर रही है। आप डिटेल में पढ़ो तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर हमें लेक्चर्स को छोटा रखना है तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और एनसीईआरटी की बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आधार कला, उपकला और संयोजी ऊतक के बीच एक पतली अकोशिकीय निर्जीव आधार कला उपस्थित होती है। क्योंकि निर्जीव इसलिए बोलते कोशिकाएं नहीं है, वो पदार्थों के स्रावण द्वारा बन रही। संयोजी ऊतक के से भी कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं और कुछ प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड या आप कहिए कि संयुक्त कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से उसका निर्माण हो रहा है, जो कि उपकला कोशिकाएं भी स्रावित करती हैं और संयोजी ऊतक की कोशिकाएं भी स्रावित करती हैं, तब जाके आधार कला का निर्माण होता है। अब आधार कला एक लेयर बन गई, एक स्तर बन गया जिसके माध्यम से अवशोषण आसानी से हो सकता है पदार्थों का। संयोजी ऊतक से अवशोषित करके ये क्या करेगा, पोषण को, पोषक तत्वों को और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है उपकला ऊतक की वो पूरी कर देगा। तो ये आधार कला का काम हो गया। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं पर परिवर्तन होता है, इन पे रूपांतरण होता है और उस रूपांतरण के कारण उपकला कोशिका के विभिन्न प्रकारों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के, और उपकला ऊतक के विभिन्न प्रकार बनते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको उम्मीद है कि इस लेक्चर में मजा आया, आपको समझ में आया। इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं आप, आपके पास अवेलेबिलिटी है और आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो इसको शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए और हम इसी तरह से आपके लिए कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।